देखिए, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कानून का इंटरप्रिटेशन करना जानता है, कानून बना इसलिए है कि देश की व्यवस्था कैसे सही हो। और अगर कानून का केवल हम मुकदमा जीतने के लिए, केस हारने के लिए या जीतने के लिए या क्लाइंट को जिताने के लिए लॉ पढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं अपने प्रोफेशन के साथ नाइंसाफ़ी करता हूँ। मैं अपनी वाइफ के इंस्टीट्यूट में, जहाँ वो जुडिशरी पढ़ाती हैं, शी इज़ ऑल्सो वेरी लर्नड लेडी, बट मुझे भी अवसर मिलता है जिसमें मैं लॉ का एक लेक्चर लेता हूँ डेली। पढ़ाने की बात जहाँ तक आती है तो शिक्षक भी केवल वही हो सकता है जो राष्ट्र निर्माण का काम कर सकता है। कोई भी शिक्षा ऐसी नहीं हो सकती जो राष्ट्र निर्माण, व्यक्तित्व निर्माण और परिवार निर्माण और परिवार प्रबोधन के अगेंस्ट में जाए। यदि कोई शिक्षा ये नहीं सिखा सकती कि उसको अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, अगर कोई शिक्षा ये नहीं सिखा सकती उसको अपने कुटुंब की सेवा करनी चाहिए, यदि कोई शिक्षा ये नहीं सिखा सकती कि उसको अपने राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए, यदि कोई शिक्षा ये नहीं सिखा सकती कि राष्ट्र की अवधारणा क्या है और राष्ट्र क्या है, तो मुझे लगता है ऐसा शिक्षक, ऐसा एडवोकेट, ऐसा सम्भ्रांत व्यक्ति जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहता है, वो देश के साथ गलत करता है। क्योंकि हमारे देश की दुर्दशा का मुख्य कारण ये है कि शत्रुओं की सक्रियता बहुत मुख्य कारण नहीं है, देश के राष्ट्रभक्तों की निष्क्रियता मुख्य कारण है। हम निष्क्रिय हैं, हम बोल सकते थे लेकिन हम बोलते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपनी इमेज की चिंता रहती है। अरे भाई, जब देश नहीं होगा तो इमेज कहाँ होगी? जब आपकी संस्कृति और संस्कार और सिस्टम खत्म हो जाएगा तो किस एजुकेशन की बात करते हैं? किस कोर्ट में प्रैक्टिस करेंगे? जैसे ब्रिटिश कोर्ट लगती थी हम गुलाम थे, या जो मुगल कोर्ट लगती थी हम गुलाम थे, या जो पाकिस्तानी कोर्ट आज लगती है वहां पर हमको मुकदमा लड़ना है। पढ़ाना कहाँ है? वो पढ़ाना है जो ब्रिटिश सरकार पढ़ाना चाहती थी, वो पढ़ाना है जो मदरसे पढ़ाना चाहते थे, वो पढ़ाना है जो खाड़ी के देश पढ़ाते हैं, सिर्फ मारकाट की विधि नहीं। भारत में अगर आप रहते हैं तो भारतीय संस्कृति आपको आनी चाहिए। इसलिए मैं पढ़ाते समय अगर 3 घंटे का लेक्चर लेता हूं रोज, तो 3 घंटे में उस पूरे लेक्चर का जिस्ट जो राष्ट्र में कैसे इस्तेमाल होता है और राष्ट्र की क्या शक्ति और उसका इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाता है, यही इंटरप्रिटेशन हम सुप्रीम कोर्ट में भी करते हैं, यही इंटरप्रिटेशन हम हाई कोर्ट में भी करते हैं। वो जजमेंट क्या देते हैं वो पता नहीं, वो जाने। यही इंटरप्रिटेशन 370 जब हमने आंदोलन छेड़ा था आज से 12 साल पहले, आप अगर देखेंगे पुरानी वीडियो, पुराने लेक्चर्स हमारे पड़े हुए हैं, हमने आंदोलन छेड़ा था देश में, आज हमें उसके परिणाम दिखे। यही 2006 और 7 के दशक में, 2006 और 7 में हमने एक आंदोलन ट्रिपल तलाक के खिलाफ छेड़ा था, आज आपको परिणाम दिखते हैं। मैं अपनी बात कहता हूं, आपको अगर कुछ उसमें लगता है तो आप उस पर रिप्लाई कर सकते हैं, आप वाद विवाद कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि बोलो नहीं। अगर मैं नहीं बोलूंगा तो जेएनयू बोलकर आपको बर्बाद कर देगा, मैं नहीं बोलूंगा तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आपको बर्बाद कर देगी, मैं नहीं बोलूंगा तो जादवपुर यूनिवर्सिटी आपको बर्बाद कर देगी। मैं पीछे सीएए और एनआरसी के इस मुहिम में जादवपुर यूनिवर्सिटी बंगाल गया। मेरे भाषण के बाद जब मैंने अपने इंटरप्रिटेशन किए उस यूनिवर्सिटी के अंदर, बीइंग ए एडवोकेट और बीइंग ए लेक्चरर, तो वहाँ विवाद हो गया। बाबुल सुप्रियो, उस बैठक में बाबुल सुप्रियो को भी बुलाया गया था बीइंग ए सेलिब्रिटी, वो भी बेचारे फंस गए थे। तो इस तरह का विरोध क्या? इसलिए हमारी बात सुनिए, आपको असहमत हैं तो उस पर चर्चा करिए, उसके आर्गुमेंट करिए। अब हम आ जाते हैं, पाकिस्तान जब बना तो प्रॉपर्टियों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ। देखिए, 2 प्रकार की रियासतें भारत में थी। एक तो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट है, ब्रिटिश इंडिया के 2 पार्ट हुए, डोमिनियन ऑफ इंडिया और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान में ब्रिटिश इंडिया से 2 हिस्से निकले, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, जो आज ईस्ट पाकिस्तान को हम बांग्लादेश कहते हैं। ये ब्रिटिश इंडिया है। ब्रिटिश इंडिया से मतलब है जहां गवर्नर जनरल सीधा रूल करता था। दूसरा, गवर्नर जनरल इनडायरेक्ट रूल करता था, वो प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी। अब प्रिंसली स्टेट्स का जो सेटलमेंट हुआ, वो अगर व्हाइट पेपर आप भारत सरकार का 1950 का पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, फिर भी मैं उसको क्लैरिफाई कर देता हूं। सबसे पहले हम आते हैं ब्रिटिश इंडिया की जो प्रॉपर्टियां सेटलमेंट हुई उनका। जिस समय बाउंड्री कमीशन बैठा, उसने बंगाल और पंजाब के 2 हिस्से करे, सिंध, बलूचिस्तान, कलात नहीं था उसमें, आज बलूचिस्तान में कलात है जो पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जा करके रखा, वो 90% पोर्शन बलूचिस्तान का वही है, ब्रिटिश बलूचिस्तान की मैं बात करता हूं। और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ये उनके पास चले गए, बाकी देश बचा। जो लोग यहां से वहां गए और वहां से यहां है, उनके बीच की जो प्रॉपर्टियां थी उनकी वैल्यूएशन लगाई गई।
जैसे कोई पंजाबी वर्ग है जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आया, तो उसकी वो जहां प्रॉपर्टी थी उसकी वैल्यूएशन लगाएगी, और यहां से जो लोग गए उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन लगाएगी, उस वैल्यूएशन के हिसाब से अलॉटमेंट किए गए। तो कहीं पर रेशियो आया 70%, जो उनकी ओरिजिनल लैंड थी उसका 70% दिया, कहीं 60% दिया, कहीं 90% दिया, ऐसे करके यहां पर प्रॉपर्टी सेटलमेंट हो गया। ये मैं बात कर रहा हूं इंडिविजुअल प्रॉपर्टी की। तो जो मुसलमानों की 2 दिन से वो लिख रहे हैं, वो उनका विषय नहीं है, क्योंकि जो प्राइवेट इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है वो उसकी पाकिस्तान के हिस्से में चली गई या हिंदुस्तान में रही, वो प्रॉपर्टी उसकी ही रही, और उसने अपने हिसाब से वहां भी सेटलमेंट किया। अगर उसने अपने हिसाब से वहां सेटलमेंट नहीं किया तो उसने सरकार को कहा, सरकार ने वहां सेटलमेंट करके जो भी लैंड था उसका सेटलमेंट करके यहां लैंड उसको दी रिहेबिलिटेशन में। यह विषय नहीं है। विषय यह है कि पाकिस्तान जब बना तो भारत में 3-4 ऐसे स्थान थे जहां से वो मूवमेंट चल रहा था। एक्चुअली पाकिस्तान बनने का मूवमेंट पंजाब से नहीं चला, पाकिस्तान बनने का मूवमेंट बंगाल से नहीं चला। पाकिस्तान बनने का मूवमेंट चला माइनॉरिटी कम्युनिटी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, इन राज्यों से, जो पाकिस्तान की डिमांड कर रहे थे, और मोस्टली यही वहां गए जिनको मुहाजिर कहा गया या मुजाहिर कहा गया। खैर वो विषय हम कभी और लेंगे। अभी हम जो विषय लेते हैं कि इन स्थानों पर भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी केंद्र में था, ये तबलीगी जमात ये केंद्र में थी, देवबंद का केंद्र में था, बरेलवी यानी कि बरेली केंद्र में था, लखनऊ केंद्र में था। यहां के जो ये संस्थाएं हैं तबलीगी जमात जैसी, ये संस्थाएं पूरा का पूरा जो मूवमेंट था उसको ऑर्गेनाइज कर रहे थे जिन्ना के बिहाफ पर, और उसके पीछे की पूरी पॉलिसी जो थी वो अबुल कलाम आजाद की थी, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से भारत में रिप्रेजेंटेशन, भारतीय पार्लियामेंट में यानी कि उस समय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में रिप्रेजेंटेशन करते थे, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस चला गया पाकिस्तान में, फिर भी वो यहाँ के असेंबली के सदस्य बने रहे। जबकि खान अब्दुल गफ्फार खान और अबुल कलाम आजाद ये 2 वहां के रिप्रेजेंटेटिव थे पार्लियामेंट में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, वो तो वहां पाकिस्तान चले गए, ये यहां रुक गए क्योंकि इनको ये भारत में खेल खेलना था दोबारा। खैर, अब सवाल यह आता है कि पाकिस्तान में भी, जो आज का पाकिस्तान है, वहां भी हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस के इस तरह के मठ, इस तरह की धर्मशालाएं, इस तरह के स्थल, इस तरह के केंद्र रहे होंगे। सब जगह रहते हैं, और लाहौर तो उस समय बड़ा केंद्र हुआ करता था, और सिंध तो प्योर हिंदू क्षेत्र है, तब भी था, आज भी बड़ी संख्या में हिंदू वहां रहता है। तो उन प्रॉपर्टियों का पाकिस्तान में, उन प्रॉपर्टियों का सेटलमेंट कैसे हुआ? वो जो प्रॉपर्टियां थी वो सॉवरेन प्रॉपर्टियां थी। सॉवरेन प्रॉपर्टियों से मतलब है कि वो प्रॉपर्टियां पाकिस्तान सरकार की हो गई। पाकिस्तान सरकार ने वो धर्मशालाएं बदल दी, वो स्थल बदल दिए, उनके नामकरण कर दिए, उनको जैसे भी उन्होंने इस्तेमाल किया उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। अब भारत में इस तरह की प्रॉपर्टियां हैं, जैसे देवबंद है जहां से मेन मूवमेंट चल रहा था पाकिस्तान बनने का, तो देवबंद से बहुत बड़ी संख्या तो वहां चली गई, लेकिन देवबंद यहीं पर रह गया। तो ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी। देवबंद तबलीगी जमात जैसी संस्थाओं की प्रॉपर्टियां, या भारत में उस समय काम कर रही मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग भी केरला में जिंदा रह गई। पीएफआई सिमी बना, सिमी का रिप्लेस करके पीएफआई बन गया। भारत में जमात फाउंडेशन तब भी काम कर रही थी, दूसरा स्वरूप लेकर तब बाद में भी काम करने लगी। जो प्रॉपर्टियां बची भारत में, मुस्लिम प्रॉपर्टियां, उनका भारत सरकार ने वक्फ बोर्ड बाद में बना दिया और वक्फ बोर्ड को दे दी। भाई ये पब्लिक प्रॉपर्टियां थी, और ये पब्लिक प्रॉपर्टियां सारी भारत सरकार की सॉवरेन प्रॉपर्टियां थी, क्योंकि जो भारत सरकार की सॉवरेन प्रॉपर्टियां पाकिस्तान सरकार ने ले ली या पाकिस्तान में चलेंगी, उस पर पाकिस्तान सरकार का प्योर कब्जा हुआ। तो यहां पर जो ये प्रॉपर्टियां थी, इन प्रॉपर्टियों का इंडिविजुअल सेटलमेंट नहीं हो सकता। क्या मंदिर का मंदिर से सेटलमेंट किया? अगर वो वहां पर कोई, जैसे प्रॉपर्टियों का सेटलमेंट हुआ कि वहां पंजाबी वर्ग या जो भी वहां से आया उसकी प्रॉपर्टी वहां से सेटल करके यहां दी गई, तो जो वहां पर मंदिर, गुरुद्वारे और जो और स्थान थे, धार्मिक स्थान, उन स्थानों के एवज में क्या इस हिस्से में प्रॉपर्टी का सेटलमेंट हुआ? नहीं हुआ। तो वो प्रॉपर्टियां भारत सरकार की सोल प्रॉपर्टियां हैं।
तबलीगी जमात की अगर प्रॉपर्टी 1920 में बनी थी, 1947 में पाकिस्तान बन गया, इसकी बड़ी संख्या में लोग वहां चले गए, तो ये प्रॉपर्टी भारत सरकार की सॉवरेन प्रॉपर्टी है। देवबंद भारत सरकार की सॉवरेन प्रॉपर्टी है। जैसे कि लाल किला भारत की सॉवरेन प्रॉपर्टी है, जैसे कि ताजमहल भारत की सॉवरेन प्रॉपर्टी है, चार मीनार भारत सरकार की सॉवरेन प्रॉपर्टी है, इस तरह की जितनी प्रॉपर्टियां हैं भारत सरकार की प्रॉपर्टियां हो गई। वैसे ही जब पाकिस्तान बना तो जो पाकिस्तान मतलब मुसलमानों की जो यहां पर सार्वजनिक प्रॉपर्टियां थी वो भारत, चाहे वो मस्जिद रहे हों, चाहे वो दाह संस्कार गृह रहे हों, चाहे वो जमात की स्थान रहे हों, चाहे वो मदरसे रहे हों, चाहे वो मस्जिदें रही हों, ये सारी जमीनें भारत सरकार की सोल प्रॉपर्टी रही। 2% मुसलमान जो भारत में बचा था उसकी जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी थी उस पर उसका अधिकार है। ये हमारे संविधान ने भी उसको प्रोवाइड किया और लैंड डिस्प्यूट में भी वो सेटल हुआ। अब दूसरे तरह की प्रॉपर्टियों की हम चर्चा करते हैं। वो हैं जो नवाबों की प्रॉपर्टियां थी, यानी कि जो प्रिंसली स्टेट की प्रॉपर्टियां थी। तो मैं आपको बता दूं उसके सेटलमेंट की प्रक्रिया कि इन नवाबों ने, इन राजाओं ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, उसके बाद इन्होंने कुछ कोविनेंट साइन किए, कोविनेंट साइन करने के बाद इन्होंने फर्दर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया और सेटलमेंट डीड साइन की। सेटलमेंट डीड से मतलब कि इनको प्रीवी पर्स फिक्स कर दिया गया कि भाई आपको इस लैंड से इतना रेवेन्यू आता था, उस रेवेन्यू का इतना % हम आपको देंगे और वो प्रीवी पर्स के रूप में कंसोलिडेटेड फंड से आपके खाते में जाएगा। और वो जो आपके खाते में जाएगा उसके एवज में जो मैनेजमेंट है सार्वजनिक प्रॉपर्टी का, वो सार्वजनिक प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट भारत सरकार के पास होगा। लेकिन इनमें इन नवाबों की और राजाओं की जो खुद कास्ट हुआ करती थी, जो भी लैंड लॉ जो लोग जानते हैं, उसमें जैसे मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उसमें सामान्यतः 3 या 4 प्रकार की प्रॉपर्टियां पाई जाती हैं। एक तो वो है जो भूमिधरी है, एक सीर की भूमि है, एक खुद कास्ट है और एक ग्रोव लैंड है। तो मैं जो खुद कास्ट है ना, खुद कास्ट वाली प्रॉपर्टी तो हमने इन इंटरमीडियरीज को दे दी थी। इंटरमीडियरीज से मतलब है कि जो ये सामंत वर्ग था या जो जमींदार वर्ग था, वो जो खुद जोत वो खा रहा था, वो प्रॉपर्टी हमने उसको दी और बाकी की प्रॉपर्टी जिस पर उसका कब्जा था वो प्रॉपर्टी भारत सरकार की हो गई। या हमने वो उस पर भूमिधरी बना दी विद ट्रांसफरेबल नॉन ट्रांसफरेबल राइट के साथ, या हमने वो प्रॉपर्टियां उनको दे, जो जोत वो खा रहा था उसको प्रॉपर्टी दे दी और उससे लगान लेने लगे। इसी प्रकार राजाओं की प्रॉपर्टियां, नवाबों की प्रॉपर्टियां भी हमने, जो वो खुद की प्रॉपर्टी थी जिस घर में वो रहते थे, जो उनका पर्सनल अकाउंट था, या जो प्रॉपर्टी वो खुद जोत वो खा रहे थे, वो प्रॉपर्टी तो हमने उसको दे दी। बाकी की जो लैंड उसकी होती थी वो भारत सरकार की होगी। उसके एवज में भारत सरकार ने उसको प्रीवी पर्स दिया। तो अब सवाल यह आता है कि वो नवाबों के, राजाओं की तो प्रॉपर्टियां हमने सारी ले ली, उसमें कुछ राजा भले ही भारत सरकार की मेहरबानी से बचे थे, जैसे ग्वालियर का राजा बच गया, उसके बाद बहुत प्रॉपर्टियां बच गई जो सार्वजनिक प्रॉपर्टियां थी उसकी पर्सनल नहीं थी। लेकिन जम्मू कश्मीर के राजा की हमने सारी प्रॉपर्टियां जितनी भी थी उसका खजाना सहित सार्वजनिक प्रॉपर्टियां घोषित कर दी। और वो सार्वजनिक प्रॉपर्टी, उसका जो जजमेंट आया 2003-4 में जजमेंट आया है करण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, जो प्रॉपर्टी आप राज्य के हवाले से रख रहे थे वो सारी प्रॉपर्टियां, वो सारे खजाने सरकारी खजाने हैं और वो खजाने सरकार के पास रहने चाहिए, सरकार उसको मैनेज करेगी। इस तरह वो जो खजाना करण सिंह का था या महाराजा हरि सिंह का था, वो खजाना जम्मू कश्मीर सरकार के पास चला गया। तो वो खजाने और वो प्रॉपर्टियां वो सारी भारत सरकार की प्रॉपर्टियां हो गई। इसलिए इस तरह की जो नवाब यहां से वहां चले गए, पाकिस्तान चले गए, उनकी सारी सार्वजनिक प्रॉपर्टियां भारत सरकार की हो गई। तो ये जो नवाब पटौती की बात आती है और उनकी प्रॉपर्टियां जो साबिद और आबिद, उनकी जो ये सैफ अली खान की नानियां हैं या दादियां हैं, उनकी जो बात आती है, वो जब पाकिस्तान चले गए या उनकी जो सार्वजनिक प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी तो भारत सरकार की हो जाती है सेटलमेंट के तहत। और बाकी की जो उनकी खुद काश्त थे, जिस घर में वो खुद रहते थे या जितना वो 2-4 बीघा 10 बीघा 20 बीघा वो जोतते थे, वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी बचती है। बाकी कोई प्रॉपर्टी उनकी प्रॉपर्टी नहीं बचती, उनको प्रीवी पर्स दिया गया। 1971 में इंदिरा गांधी ने उसको प्रीवी पर्स को भी खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा जजमेंट 1993 में दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कोई राजा नहीं, कोई प्रजा नहीं।
इसलिए जो प्रीवी पर्स अगर भारत सरकार ने खत्म किया है, तो राजा खत्म हो गए, तो प्रीवी पर्स किस बात का, वो सामान्य जो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टियां रहेगी वो अपनी प्रॉपर्टियों से कमाए खाएं। भारत में किसी प्रकार का कोई प्रीवी पर्स किसी को भी भारत की गाड़ी कमाई से नहीं दिया जा सकता। एक तो ये बात आ गई। अब जो लोग पाकिस्तान उस समय नहीं गए और वो रह गए भारत में, 1965 का युद्ध हुआ। उस युद्ध में इन संस्थाओं ने, जिनकी मैं बात आज भी कर रहा हूं, इन संस्थाओं ने फिर पाकिस्तान का साथ दिया। 62 का युद्ध हुआ तो जो कम्युनिस्ट पार्टियां भारत की थीं, उन्होंने भारत में हड़ताल कर दी और उन्होंने कहा चाहे जो मजबूरी हो मेरी मांगे पूरी हो। उन्होंने चाइना का साथ दिया। ये सब विदित है कि कम्युनिस्ट पार्टियां भारत की सारी चाइना के साथ खड़ी थीं 62 के युद्ध में, और उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू अकेले पड़ गए थे। 65 की लड़ाई में मुस्लिम कम्युनिटी पाकिस्तान के साथ चली गई थी। बाद में जब 65 का युद्ध समाप्त हुआ और हम जीते, तो इनके धरपकड़ शुरू हुई। इनकी धरपकड़ जब शुरू हुई तो ये पाकिस्तान भाग गए बड़ी संख्या में। पाकिस्तान जब ये भाग गए तो भारत सरकार ने 1968 में उन प्रॉपर्टियों को, जो लोग पाकिस्तान भाग गए, उन प्रॉपर्टियों को एनिमी प्रॉपर्टी कहा गया और उनके लिए एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट पास किया गया 1968 में। तो एक्ट तो पास हो गया, लेकिन भारत सरकार ने सारी प्रॉपर्टियां सीज नहीं की। जिनको जिनको उनको अभयदान देना था उनको दे दिया, बाकी मतलब डिस्क्रिमिनेटरी तरीके से उन्होंने वो प्रॉपर्टियां कॉन्फिस्केट की। अब मुस्लिम विरोध इन संस्थाओं की तरफ से उसका एक और बड़ा कारण है कि 2016 में भारत सरकार ने एक एनिमी प्रॉपर्टी ऑर्डर पास किया। और एनिमी प्रॉपर्टी ऑर्डर में उसने क्या कहा, उसने कहा कि हम प्रॉपर्टियां आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो लोग भारत से चले गए, चाहे वो 47 से पहले गए हों, 47 के बाद गए हों, कभी भी जो भारत से चले गए, 65 की लड़ाई में भारत से चले गए, 71 की लड़ाई में भारत से चले गए, या भारत के विरोध में खड़े हो गए थे, उनकी प्रॉपर्टियों को हम सीज करेंगे आइडेंटिफाई करके, क्योंकि वो चले गए लेकिन उनके वंशज यहां बैठे हैं, इसलिए वो प्रॉपर्टियां वो जोत वो खा रहे हैं। भारत सरकार ने एक आंकड़ा दिया, जो उस समय इकोनॉमिक टाइम्स में 2017 में एक आर्टिकल छपा था, उसमें पूरा उन्होंने छापा। मैं उस आर्टिकल का यहां पर नीचे आपको लिंक दे दूंगा, आप उस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। एक अनुमान के अनुसार ऐसे लोगों की भारत में 52 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है। मैं 2016-17 की बात कर रहा हूं। एक अनुमान के अनुसार 52 लाख करोड़ की प्रॉपर्टियां ऐसे लोगों की हैं जो उनके वंशज, ये जो संस्था काम कर रही है, इन संस्थाओं के पास वो प्रॉपर्टियां हैं, उन प्रॉपर्टी का मिसयूज कर रहे हैं। भारत सरकार ने पार्लियामेंट में यह भी निर्णय दिया, मोदी सरकार ने, कि 1,04,000 करोड़ की प्रॉपर्टियां हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं। ऐसी 10,000 प्रॉपर्टियां देश में हैं, बंगाल में और बाकी हिस्से में, खासतौर से उत्तर प्रदेश, हैदराबाद और बंगाल और असम, जिनमें 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टियां हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं। ऐसी 10,000 प्रॉपर्टियां हैं। इन पर तो हम तुरंत एक्शन लेने जा रहे हैं। और 52 लाख करोड़ की जो प्रॉपर्टियां हैं, उनके लिए हम एक कमीशन बिठा रहे हैं जो इन प्रॉपर्टियों को चेकआउट करेगा। उनके लिए इन परिवारों को लिस्टिंग की जाएगी, इन परिवारों को आइडेंटिफाई किया जाएगा, परिवार के पुराने डेटा निकाले जाएंगे और यह देखा जाएगा कि इनके कितने लोग थे, कितने भाग गए, कितनों ने पाकिस्तान का साथ दिया। उस प्रक्रिया में ही बढ़ाते बढ़ाते 2017 में अब आइडेंटिफाई कैसे हो, तो मुझे लगता है कि भारत सरकार के पास 3-4 बड़ी समस्याएं थी। उन समस्याओं में एक एनआरसी करना भी था। तो वो सरकार एनआरसी इनिशिएट करेगी का मतलब वो डेटा निकलेगा, वो 52 लाख करोड़ रुपए की जो इन संस्थाओं के पास प्रॉपर्टियां हैं और इनके जो फंड हैं, उन 52 लाख करोड़ का चिट्ठा निकल आएगा कि उनके वंशज जो पाकिस्तान का सपोर्ट करने वाले लोग थे, जो भारत सरकार ने उस समय आइडेंटिफाई कर लिए थे, वो तो चले गए पाकिस्तान, लेकिन जो भारत में बच गए वो प्रॉपर्टियां आज भी जोत वो खा रहे हैं। और इसमें कहने में कोई शक नहीं, उसमें से एक बड़ी आबादी आज भी वही गतिविधियां कर रही है जो जिन्ना अब्दुल कलाम के माध्यम से, वो अब्दुल कलाम जिन्ना के माध्यम से करवा रहा था, या जिन्ना कर गया और उसके साथ 65 की लड़ाई में जो भारत के मुसलमान एक वर्ग ने किया, जो 71 की लड़ाई में भारत के एक वर्ग ने किया। तो अगर उस आतंकवाद को जड़ से समाप्त करना है तो इन प्रॉपर्टियों को आपको आज पकड़ना पड़ेगा। और ये बातें कब निकल कर आई, ये बातें अभी उत्तराखंड हाईकोर्ट में उसका एक केस भी चल रहा है कि प्रॉपर्टियां जब लोग बेचने चले तो उसमें मालूम पड़ा कि वो टैग लगा हुआ था एनिमी प्रॉपर्टी के तहत, इसको
ब्रैकेट में रखा गया है। अब एनिमी प्रॉपर्टी के तहत उन्होंने कहा क्यों ब्रैकेट में रखा गया, तो पता लगा कि इनके 4 भाई थे, 3 भाई पाकिस्तान चले गए, अकेले ये बचे और ये प्रॉपर्टी पूरी यही जोत वो खा रहे हैं। जैसे नवाब पटौती का पूरा खानदान पाकिस्तान चला गया पाकिस्तान के सपोर्ट में, लेकिन ये बचा, तो ये यहां पर वो पूरी प्रॉपर्टी जो रियासत की थी, जो भारत सरकार को पहले ही मिल जानी चाहिए थी, फिर भी उनके पास बची, भारत सरकार ने उस समय उनको दे दी, जो बची और वो भी वो जोत वो खा रहे हैं, आधा भोपाल उनके पास है। भाई किस लिए है ये? मैं किसी के अधिकार लेने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कानूनी प्रक्रिया की बात कर रहा हूं। क्या कानूनी प्रक्रिया अगर अपनाई गई थी तो उसका पूर्ण रूप से एग्जीक्यूशन किया गया? इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर का पार्लियामेंट में जब स्टेटमेंट आया तो उन्होंने कहा हमने संविधान पहले भी बहुत बनाए हैं और पहले भी भारत में डेमोक्रेसी रही है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि सरकार कैसी बैठती है और एग्जीक्यूट कैसे करती है। और बाबा साहब स्वयं कहते थे कि अगर इस संविधान का मिसयूज किया गया देश के अगेंस्ट में, तो मेरे सामने अगर किया गया तो मैं पहला व्यक्ति हूंगा जो इस संविधान को समाप्त करने के लिए सबसे पहले रिकमेंड करूंगा। इवन उन्होंने यहां तक कहा मैं फाड़ दूंगा। तो जब 70 वर्ष तक ये सरकारें उन कानूनों का मिसयूज करती रही, 2014 की जो गवर्नमेंट बैठी उसने उस पर धीरे धीरे करके ये सब करना शुरू किया। जैसे बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट पास किया। अब बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट कब पास हुआ था? राजीव गांधी सरकार उस समय हुआ करती थी और राजीव गांधी सरकार ने 1988 में बेनामी ट्रांजैक्शन पास करके देश को यह बता दिया कि हम ये बेनामी ट्रांजैक्शन के माध्यम से जो करप्शन का पैसा है वो सब वापस ले लेंगे, लेकिन उसको इन्फोर्समेंट में वो कभी नहीं लाए। वो नरेंद्र मोदी की सरकार 2016 में इन्फोर्समेंट में लाई और उसके तहत आज हम 15,000 20,000 करोड़ की, ऐसा 70,000 करोड़ कुछ लोग कह रहे हैं, ऐसी प्रॉपर्टी ऑलरेडी भारत सरकार अपने कब्जे में ले चुकी है। 1 लाख करोड़ की ये एनिमी प्रॉपर्टी के तहत लगभग भारत सरकार अपने कब्जे में ले चुकी होगी। अगर उन्होंने उस समय आइडेंटिफाई करके रखा था तो नो डाउट कर रखा होगा। तो ये संस्थाएं इस समय क्या कर रही हैं? जमात जैसी संस्थाएं, ये देश भर के जो मुसलमान हैं, जो खासतौर से फॉरेनर्स एक्ट में फंसने वाले हैं, आपने सुना होगा कि रोहिंग्यास बड़ी संख्या में तबलीगी जमात में थे, ये जो पाकिस्तान से इल्लीगली यहां पर रह रहे हैं, या जो प्रॉपर्टी भारत सरकार की होनी चाहिए वो प्रॉपर्टी ये पाकिस्तान से दोबारा आकर यहां पर बस गए हैं और उन प्रॉपर्टियों पर कब्जा कर लिया है, या उनके वंशज इन प्रॉपर्टियों पर कब्जा किए हुए हैं, ये सब खेल खत्म होने वाला है। इसलिए भारत सरकार स्टेप बाय स्टेप उसको करने की कोशिश कर रही थी और ये विरोध, ये जो इकट्ठा है यहां पर, ये कोई अल्लाह का दीन बताया जा रहा हो ऐसा नहीं है। इस अल्लाह के दीन के साथ साथ यहां किस तरह से वो मूवमेंट जो 47-46 में चलाया था जिन्ना ने, वो मूवमेंट का भारत में कैसे चलाया जाए, इसकी पूरी व्यवस्था और तैयारी की जा रही होगी। तो मेरा मानना यह है कि उस समय की जितनी ये सार्वजनिक प्रॉपर्टियां थी वो लीगली भारत सरकार की प्रॉपर्टियां हैं और भारत सरकार के कब्जे में होनी चाहिए, और ये संस्थान सारे बंद हो जाने चाहिए लीगली। इसमें कुछ भी इलीगल नहीं है। मैं कानूनों का हवाला दे रहा हूं, इस पर भारत सरकार को रिसर्चें करवानी चाहिए, काउंसिल्स बिठानी चाहिए, और देश की जिम्मेवारी है, हम सबकी जिम्मेवारी है। इसलिए मुझे क्रिटिसाइज करने के बजाय देश को बचाने के लिए, देश की इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, देश में कानून का पालन करवाए रखने के लिए, बाबा साहब अंबेडकर की बात को ध्यान में रखते हुए कि संविधान अगर बचाना है तो एग्जीक्यूशन सही से करवाना पड़ेगा। इसलिए अब अगर सरकार एग्जीक्यूशन करवा रही है सही से, तो हमारी सबकी जिम्मेवारी बनती है कि उसमें हम सहयोग दें। और जिस दिन ये सरकार भी एग्जीक्यूशन से पीछे आए, जैसे नेहरू जी पीछे आते थे, तो ये हम सबका ही दायित्व बनता है कि हम इस सरकार को भी गिरा दें और हमारे वोट बैंक की शक्ति हम इसमें लगाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।